गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक आप क्षितिज पुस्तक में पाठ पढ़ रहे थे। आज हम आपको कृतिका पुस्तक के अंतर्गत पाठ साना साना आप जो इसको समझाना चाहेंगे। इसकी लेखिका है मधु काकड़िया, जिनका जन्म 1997 में कोलकाता में हुआ था। वहीं पर उन्होंने आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। साथ ही उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। उन्होंने अनेक स्थानों का भ्रमण किया। यायावरी की मनोवृत्ति थी। यायावरी मतलब घुमकड़ी, घूमती रहती थी वो, तथा स्व की संकीर्णता से मुक्त होकर, स्व माने सिर्फ अपने लिए ही करना। लेखिका ऐसी नहीं थी कि जो उन्होंने देखा उसको सिर्फ वो अपने तक ही सीमित रखे, बल्कि वो सबके साथ बांटना चाहती थी। इसलिए उन्होंने उसको लिखा हुआ है जिससे कि लोग उसको पढ़ सकें। रचनात्मक परिचय क्या है उनका? उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं मधु काकड़िया जी की? पत्ता खोर उन्होंने उपन्यास लिखा हुआ है। सलाम आखिरी, खुले गगन के लाख सितारे, लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु, ये कहानी संग्रह है उनकी। ये कहानी संग्रह उन्होंने लिखे हुए हैं। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हुए हैं। साना साना हाथ जोड़ी का क्या है? यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य एवं मानवीय अनुभूतियों का अद्भुत समन्वय देखा है। प्रकृति किस तरह से मनुष्य का सहयोग करती है। यात्रा वृत्तांतों का काव्यात्मक वर्णन भी उन्होंने अनेक जगह पर किया हुआ है। इस पाठ में जो साना साना हाथ जोड़ी पाठ है, यह पाठ भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन करता है। इसमें हिमालय की घाटियां हैं, वहां का प्राकृतिक सौंदर्य है और उस सुंदरता को उन्होंने वर्णन किया है। लेखिका कहती है कि जब मैं अपने एक साथी के साथ उस हिमालय की घाटियों की प्राकृतिक शोभा को देख रही थी, तो मैंने हैरान होकर के उससे पूछा कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा हुआ है। अर्थात कभी हम देखते हैं कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, बहुत ऊंची पहाड़ियां होती हैं, तो बादल उनके नीचे दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आसमान पहाड़ों को छू रहा हो। तारे लगता है बिखर करके नीचे चिपके रहे हैं। दूर तक ढलान लेती हुई तराई, सितारों के गुच्छे, रोशनियों की झालर सी बनी हुई है। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। सिक्किम का गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्तर पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात। गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है, क्योंकि वहां के रहने वाले हर व्यक्ति मेहनती थे। अपना मेहनत से, उस पहाड़ी जीवन में मेहनत से या कठिनाई से अपना जीवन यापन करते थे। लेखिका लिखती है कि वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझसे सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अंतर्यता। अंतर्यता माने इंद्रियों से परे, जो हमारी इंद्रियां भी उसको अनुभव नहीं कर पा रही थी। डूबी रोशनी की वह जादुई झालर धीरे धीरे एक उजास मतलब प्रकाश हुआ, उजाला हुआ, उस शून्य से फूटने लगा, क्योंकि सूर्य निकलने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ गर्दो प्रार्थना, हमरो जीवन तिम्रो कसैली। साना साना हाथ जोड़ का मतलब होता है छोटे छोटे से हाथ जोड़कर, छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जीवन अच्छाइयों से भरा रहे। साना साना हाथ जोड़ी का मतलब ही यही है कि छोटे छोटे से हाथ जोड़ करके
मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे, जो इस तरह से सुबह उठ करके प्रार्थना कर रही थी। सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी और देखना चाहा कि बाहर से ये प्राकृतिक दृश्य कैसा लगता है। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। कंचनजंगा कहते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कहा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा उस बालकनी से ही दिखाई देती है। इसलिए लेखिका उसको देखने के लिए वहां से दौड़ी। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसपास हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही भांति इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद थे, अर्थात बादलों से वह ढका हुआ था। कंचनजंगा न देखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम का मतलब अनेक प्रकार के तरह तरह के रंग बिरंगे हमें बहुत सारे फूल दिखाई दिए। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। यूमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां, गहरी गहरी घाटियां थी, फूलों से लदी हुई वादियां, इस तरह का रास्ता था। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे, वो गाइड भी था एक तरह से, और उस लेखिका का ड्राइवर भी था, जो रास्ते में बताता जा रहा था क्या वहां बर्फ मिलेगी। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। वो कह रहा है चलो तो देखते हैं। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, बहुत सारी बौद्ध की पताकाएं जो सफेद लगी हुई थी। लेखिका कहती है कि मैंने उनका कारण पूछा। किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक, क्योंकि सफेद रंग, सफेद पताका हमारा किसका प्रतीक है? शांति और अहिंसा का। इस तरह से वो पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे, तो उस नार्गे ने बताया, या जो उसका ड्राइवर था जितेन नार्गे ने बताया, यहाँ भगवान बुद्ध की बहुत मान्यता है। लोग बहुत बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति से के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। उसका जहां पर उसको दफनाया जाता है वहां पर 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं, और फिर उन्हें उतारा नहीं जाता है। धीरे धीरे करके अपने आप ही वो हवा या किसी भी कारण से वो वहां पर नष्ट होती रहती है। कई बार कई नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगाई जाती हैं। जब हम किसी काम पर शुरू करते हैं, आप देखते हैं कि हमारे घर में नांगल होता है तो हम मकान के ऊपर एक झंडी लगाते हैं। तो इस तरह से वो पताकाएं रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और लेखिका कह रही कि मेरी नजर जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीरें। बौद्धिस्ट कहा जाता है दलाई लामा बौद्धों के सबसे बड़े गुरु हैं। कई दुकानों पर मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉप। आगे जब लेखिका गई तो उसने एक कवि लॉन्ग स्टॉप नामक स्थान देखा। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। वो बताता है कि जब ये गाइड फिल्म बनी थी तो वहाँ पर इसकी शूटिंग हुई। डियर स्टूडेंट, हमारे चित्तौड़ में भी गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, और कहाँ पर? चित्तौड़ के किले पर। कभी आप उसमें देखना तो आपको हमारा विजय स्तंभ, जौहर स्थल और बहुत सारे स्थान दिखाई देंगे। कुंभा महल, जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग की गई थी। जितेन नार्गे वो भी वहां भी बताता है कि गाइड फिल्म की शूटिंग भी वहां पर हुई थी। तिब्बत के चीकवे बक्सम में लेप्चाओं के शोरूम में इस तरह से बहुत सारे संधि पत्र थे, वहां पर हस्ताक्षर किए हुए थे। एक पत्थर था जो स्मारक के रूप में वहां पर था। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की ये दोनों स्थानीय जातियां हैं।
उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा कि एक कुटिया के भीतर लेखा कहती मुझे घूमता हुआ एक चक्र दिखाई दिया। लेखा ने नार्गे से पूछा, तुम वो नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये मान्यता है कि यदि हम इसको घुमा देते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। लेखक कहना चाहती है कि चाहे मैदान हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, लेकिन सबके मन में उसी तरह की आस्था होती है, विश्वास होता है, अंधविश्वास होता है, और पाप और पुण्य की अवधारणा हर जगह के लोगों के अंदर होती है, भले ही वो रहने वाले किसी भी स्थान पे हों। अनेक तरह की इसको लेकर कल्पनाएं होती हैं। लेखा कहती है, इसके बाद मैं धीरे धीरे करके और ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी। बाजार, लोग और बस्तियां हमारे पीछे छूटने लगी। अब परिदृश्य में चलते चलते स्वेटर बिनती हुई मुझे कुछ नेपाली युवतियां दिखाई दी। पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रही थी, अर्थात जीप निरंतर भागी जा रही थी। नेपाली युवतियां अपने पीठ पर बोझा ढोते हुए नेपाली लोग धीरे धीरे करके हमारी आंखों से ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे बहुत स्वच्छ छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि घाटियों में जो मकान पेड़ पौधे लगे थे और पहाड़ की ऊंचाई पर रहने लेकर जा रही थी, इसलिए वो ताश के पत्तों की तरह छोटे छोटे से दिखाई दे रहे थे। हिमालय में भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप में, जो हमें दूर से छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। लेकिन लेखा उनके नजदीक पहुंच गई थी, इसलिए वह विराट वैभव दिखा रहा था और ऐसा लगता था कि उसका रूप पल पल परिवर्तित हो रहा है। देखते देखते रेखा वीरान, सक्रिय और जलेबी की तरह घुमाओ। डियर स्टूडेंट, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर सीधा नहीं जाया जा सकता है, इसलिए वहां की सड़कें चारों ओर से घुमावदार बनाई जाती हैं, जलेबी के आकार। तो इस तरह से लेखा, और उन पहाड़ों को पार करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत देर तक व्यक्ति अपनी गाड़ी से चलता है, फिर भी उनको पार नहीं कर पाता है। बहुत कम, क्योंकि पहाड़ों के नीचे बहुत गहरी गहरी घाटियां होती हैं, तो बहुत अधिक स्पीड से गाड़ियों को चलाया भी नहीं जा सकता है। दूसरे मोड़ इतने अधिक होते हैं कि मोड़ने के कारण बार बार गाड़ी पर ध्यान देना पड़ता है। या जरा भी ड्राइवर का ध्यान चूक जाता है तो हजारों लाखों फीट नीचे गहरे खाई में गाड़ियां चली जाती हैं। इसलिए बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है। व्यक्ति पूरे दिन कभी कभी घूमता है और एक पहाड़ी को पार नहीं कर पाता है। इस तरह से गहरी गहरी पाताल नापने वाली वादियां चौड़ी होने लगी। धीरे धीरे बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे थे। भीमकाय पर्वतों के बीच घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सघन हरियाली वाली गुफाओं के बीच हिचकोले खाती हुई उनकी गाड़ी आगे निकल गई। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनना और इसके बाद जो हम कुछ प्रश्न देंगे उन प्रश्नों के उत्तर लिखें। धन्यवाद।